शेतकऱ्याला न्याय। हमारी मांगे सही मांगे एक हो इनकलाब जनविरोधी बीजेपी सरकार के कृषि विधेयक मांगेगा मांगेगा मांगेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत बंद सिर्फ 4 घंटे का था और इसमें सार्वजनिक परिवहन से लेकर एम्बुलेंस तक को बाहर रखा गया। जबरन दुकानें बंद न करने की अपील की गई थी। कहीं कम सफल तो कहीं ज्यादा सफल रहा। इसकी सफलता की नाप से किसानों के आंदोलन को नहीं समझा जा सकता। दिल्ली पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद भी इस आंदोलन में मुद्दों के प्रति समझ बनाने पर काफी काम हो रहा है। इस बात का ख्याल रखते हुए कि सिर्फ बुजुर्ग और अनुभवी किसान नेता ही ना बोलें या समझें, बल्कि महिलाएं भी बराबरी से बात कर सकें और नौजवान भी। इसलिए आंदोलन के भीतर एक ऐसा ढांचा तैयार किया गया है जिसके प्रतीक तो इतिहास के हैं, मगर उनका रिश्ता आज से बनाया जा रहा है। आप इन तख्तियों पर लिखे नामों को एक सांस में पढ़ सकते हैं। शहीद बंदा सिंह बहादुर नगर, चाचा अजीत सिंह नगर, गदरी बीबी गुलाब कौर नगर, शहीद साधु सिंह तख्तपुरा नगर, शहीद भगत सिंह नगर, शहीद अशफाकुल्ला प्रेस गैलरी, शहीद करतार सिंह सराभा नगर। ये उन 7 नगरों के नाम हैं जिन्हें टिकरी बॉर्डर से लेकर रोहतक के रास्ते में बसाया गया है। जहां जहां प्रदर्शन चल रहे हैं और शामिल लोगों का जत्था रुका है, उसे ऐतिहासिक किरदारों के नाम पर नगर का नाम दिया गया है। गदरी बीबी गुलाब कौर नगर पंजाब में दुर्गा भाभी की तरह गुलाब कौर का भी नाम बड़े आदर से लिया जाता है। करतार सिंह सराभा नगर भी यहां बसा है। चाचा अजीत सिंह नगर शहीद भगत सिंह के चाचा थे, जिन्हें गुलामी से लड़ने के कारण देश निकाला दिया गया था। शहीद भगत सिंह के नाम पर भी एक नगर बसा है। शहीद साधु सिंह तख्तपुरा नगर का नाम उस साइंस टीचर की याद दिलाता है जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ भू माफियाओं से संघर्ष करना शुरू कर दिया। 10 साल पहले अकाली बीजेपी की सरकार में उनकी हत्या हो गई थी। एक नगर बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर भी है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, जो जमीन जोतेगा जमीन उसी की होगी। नागरिकता संशोधन कानून के दौरान भी आजादी के संघर्ष के प्रतीकों का सहारा लिया गया और हर सभा में संविधान की प्रस्तावना का पाठ हुआ। इसके बाद भी राजनीति और गोदी मीडिया ने हर दिन उस आंदोलन को गद्दार कहा और गोली मारने के नारे लगाए। इन 7 नगरों को बसाने वाले भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह का दावा है कि उसके साथ 1 लाख लोग आए हैं। ये सभी उन 7 नगरों में अपनी ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और तंबुओं में रहते हैं, जो टिकरी बॉर्डर से लेकर रोहतक तक बने हैं। यही नहीं, यहां पहले शाम के वक्त गाना बजाना होता था, लेकिन अब मनोरंजन का स्वरूप बदल दिया गया है। डीजे की जगह लोकगीत गाए जाने लगे हैं। शाम होते ही प्रोजेक्टर के जरिए यहां किसानों और मजदूरों की जिंदगी और रिश्ते पर बनी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। पंजाब लोक सभ्याचारक मंच, छात्र संगठन और फिल्मसाज अपनी प्रस्तुति कर रहे हैं। फिल्मसाज राजीव कुमार पंजाब के गांवों में ही अपनी फिल्में दिखाते हैं। दलितों, मजदूरों, महिलाओं पर फिल्में बनाते हैं और अब तक 350 गांवों में 1 लाख लोगों को अपनी फिल्म चम दिखा चुके हैं। राजीव को 2013 में नाबर फिल्म के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। राजीव ने भी अपना पुरस्कार लौटाने की घोषणा कर दी है। यहां पर इस वक्त जो फिल्म दिखाई जा रही है उसका नाम है सीरी। पंजाब में दुख दर्द साझा करने को सीर कहा जाता है। यह फिल्म गरीब किसान और भूमिहीन मजदूरों के साझा दर्द की कहानी है। पंजाब में किसान की जमीन पर काम करने वाले भूमिहीन मजदूरों को सीरी कहते हैं। राजीव कहते हैं कि सीरी की आत्महत्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कृषि कानूनों से सिर्फ जमीन के मालिक किसानों पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि भूमिहीन किसान सीरी पर भी पड़ेगा। इसलिए राजीव ये फिल्म यहां दिखा रहे हैं। फिल्म याद दिलाती है कि सीरी और किसान एक दूसरे के बिना आगे नहीं बढ़ सकते।
पंजाब की खेती में दलित समुदाय के योगदान पर भी यह फिल्म है। राजीव कुमार और रणदीप मद्दोके दोनों फिल्मसाज ने अपनी फिल्में आंदोलन को मुफ्त में दिखाने के लिए दे दी हैं। पंजाब लोक सभ्याचारक मंच के अमोलक सिंह भी इसमें शामिल हैं। यहां पर सिख धर्म के गौरवशाली इतिहास पर भी बनी फिल्में दिखाई जाती हैं ताकि लोगों का इरादा और मजबूत हो। दिल्ली पंजाब के साझे इतिहास पर भी फिल्में दिखाई जा रही हैं। दिल्ली और पंजाब दूर नहीं है, ये याद दिलाने के लिए। चली नहीं हैवी फाइल फाइल बटी जाती और लैपटॉप इतने मारा हुणे छोटा वर्जन उदाइयों पर नेट चक नहीं ना। जय हिंद जनाब। जय हिंद जय हिंद। जनाब वो माली वाली टैंकी है ना, उसमें 50 साल का बुजुर्ग एक नौजवान टूल लगे टैंकी से चढ़ गया जी। अच्छा। तो अब जो सीरी है ये खेत मजदूर और छोटे किसान की कहानी है, इसको पिछले 2 महीने से हम लोग गांव-गांव में जाके दिखा रहे हैं। जो अभी हमारा प्रोटेस्ट है, जो हमारे किसान एजिटेशन कर रहे हैं, ये बेसिकली जब शुरू हुआ था तभी से हमने सीरी फिल्म दिखाने शुरू किया था। तो हम लोगों ने ये फिल्म रेलवे ट्रैक्स पे जाके, जहाँ पे वो धरना दे रहे थे वहाँ पे दिखाई है, स्टेशन पे जाके दिखाई है, गांव में दिखाई है जाके, लगभग 100 के करीब, ताकि लोग अवेयर हो सकें। और फाइनली ये फिल्म हमने कुछ दिन पहले सिंगू बॉर्डर पे दिखाई थी और कल ये फिल्म हम लोगों ने टिकरी में दिखाई। और वहाँ फिल्म का जिस तरह का रिस्पांस था उसको देख के हमको बहुत हौसला मिला है और हम लोग अपनी कोशिश आगे के टाइम में भी जारी रखेंगे। भारत बंद के समर्थन का दायरा बड़ा होता जा रहा है। पंजाबी कवि सुरजीत सिंह पातर ने अपना पद्मश्री लौटाने का ऐलान किया है। क्रिकेट खिलाड़ी हरभजन सिंह ने ट्वीट किया है कि किसान है तो हिंदुस्तान है। मुंबई के डब्बावाला ने भारत बंद समर्थन करते हुए कहा है कि तालाबंदी ने देश के मजदूर वर्ग को बर्बाद कर दिया, उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि किसानों को इसका सामना ना करना पड़े, इसलिए किसानों की मांग और आंदोलन का समर्थन करते हैं। नेशनल फिश वर्कर फोरम ने भी किसानों का समर्थन किया है। पंजाब में इस बंद का व्यापक असर रहा। लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज बंद रहा। ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक कई किसान और मजदूर संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया। पहले बात दक्षिण के राज्यों में राजनीतिक दलों के समर्थन और उनके विरोध की कर लेते हैं। संसद में बिल का विरोध करने वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक और कार्यकर्ताओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक और मंत्री भी जगह जगह पर प्रदर्शनों में शामिल हुए। हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने बताया है कि बिल का विरोध करने के लिए हाईवे का चुनाव किया गया। जब संसद में बिल पेश किया गया था उस समय भी तेलंगाना राष्ट्र समिति ने इसका विरोध किया था। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने भी किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन किया है। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा है कि संसद में उनकी पार्टी YSRCP ने कृषि बिल को शर्तों के आधार पर समर्थन दिया था और कहा था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जानी चाहिए। तमिलनाडु में DMK और समर्थक दलों ने किसानों के बंद को अपना समर्थन दिया। DMK के नेता स्टालिन ने कहा है कि किसानों की कानून वापसी की मांग जायज है। तमिलनाडु में दर्जन भर से अधिक मजदूर संगठनों ने कृषि बिल का विरोध किया है। पूर्वोत्तर में भारत बंद का मिला जुला या आंशिक असर रहा। हमारे सहयोगी रतनदीप ने बताया कि असम में भी कांग्रेस, AIUDF, लेफ्ट और अन्य दलों ने भारत बंद का समर्थन किया और चक्का जाम किया। मोनोदीपा बनर्जी ने भी बताया है कि पश्चिम बंगाल में भी लेफ्ट ने कई जगहों पर चक्का जाम किया है, प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी ने भारत बंद का समर्थन तो नहीं किया, मगर उन्होंने कहा था कि तृणमूल किसानों के आंदोलन का समर्थन करेगी।
सम्मान में, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ತಂದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳ ತಂದಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे, वापस लो, वापस लो, वापस किसान हितैषी केजरीवाल जिंदाबाद। भारत बंद के दौरान सरकार भी आक्रामक रही। मंत्रियों के बयान और ट्वीट के अलावा बीजेपी की तरफ से कानूनों के फायदे को लेकर कई पोस्टर लॉन्च किए गए, जिन्हें मंत्रीगण भी रीट्वीट करते रहे। इसमें वही सब दावे किए गए हैं जो सरकार अभी तक कहती आई है। एमएसपी पर पहले की तरह खरीद होती रहेगी, मंडियां समाप्त नहीं होंगी, वहां पहले की तरह व्यापार होता रहेगा। किसान मंडी के साथ अन्य जगहों पर भी अनाज बेच सकेंगे। मंडियों में ई ट्रेडिंग भी होती रहेगी। एक पोस्टर में आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 के मुख्य बिंदु बताए गए हैं कि इससे कोल्ड स्टोर और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश बढ़ेगा। किसान अपनी क्षमता के अनुसार भंडारण कर सकेंगे। इस पोस्टर में अफवाह बनाम सच्चाई है, जिसमें कहा गया है कि आंदोलन ही क्यों हो रहा है, क्योंकि उद्योगपति किसानों की जमीन पर कब्जा कर लेंगे। ये बात अफवाह है। सच्चाई यह है कि असंभव है और किसानों को इस कानून में पूरा संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात की। कई बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष पर हमला बोला है। एमएसपी की बात है, क्या है एमएसपी की बात? इस दौरान रिकॉर्ड बढ़ोतरी एमएसपी में होती है, खरीदारी एमएसपी के माध्यम से होती है। एमएसपी को किसी तरह से कोई छुआ नहीं जाता। अब लगा इनको कि ये तो मामला सब एक्सपोज हो गए। अब तो जो ढोल में पोल दिखाई पड़ा, जो विपक्ष चाहता था वो हो नहीं पा रहा है, तो सब चीजें स्पष्ट हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अब जो है वो अपनी एंट्री कर लो, और एंट्री करके जिस एग्जिट रास्ते से ये लोग किसान भाई, कुछ किसान भाई जो निकलना भी चाह रहे हैं, उनमें भी डबल लॉक लगा दो। ये शुद्ध रूप से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो कि भोले भाले लोगों को गुमराह करके उनकी तरक्की के रास्ते में अलग अलग तरह के कांटे बिछाने की कोशिश कर रहे हैं, सफल नहीं होंगे। रविश रंजन ने इन पोस्टरों को लेकर किसानों से बात की है, जो बीजेपी और सरकार के मंत्रियों की तरफ से ट्वीट किए गए हैं। अगर एमएसपी जारी रखना चाहती है सरकार, तो वो नोटिफिकेशन जारी करे, इनको भी कानून बनाए। कानून बनना चाहिए इस बात पर भी। जबानी क्यों बात करते हैं? और दूसरा, जो प्राइवेट मंडियां को उत्साहित कर रहे हैं सरकारी मंडी के मुकाबले में, ऐसे ही हमारी एजुकेशन का भट्ठा बैठ गया कि प्राइवेट स्कूल को प्रोत्साहन दिया गया है सरकारी स्कूलों के मुकाबले, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिया गया है। सरकारी जो पब्लिक सेक्टर है वो तो तबाह हो रहा है। पब्लिक सेक्टर को ये तबाह कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में अगर बड़े पैमाने पर खरीदारी एमएसपी पर होती है, तो वो इसलिए होती है कि सरकार जो है इनको कैश क्रेडिट दिलाती है रिजर्व बैंक से राज्य सरकारों को। उस कैश क्रेडिट से राज्य सरकारें क्या करती हैं कि फसलों को जो है किसानों से खरीदती हैं आड़तियों के जरिए, और उसी को फिर एफसीआई के लिए जो है केंद्र सरकार खरीद लेती है। तो इस तरीके से उस भाव पर केंद्र सरकार की खरीदने की गारंटी होती है, इसलिए सरकारें खरीद पाती हैं। तो अब जब आप जो है मंडी सिस्टम को खत्म करने का प्रावधान कर रहे हैं, यानी कि आप करें मंडी सिस्टम तो रहेगा, लेकिन आप कैश क्रेडिट राज्य सरकारों को नहीं देंगे, आप खुले बाजार में जो है फसल को बेचने का प्रावधान कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब कैश क्रेडिट राज्य सरकारों को नहीं मिलेगा, तो राज्य सरकारें मंडियों के जरिए फसलों को नहीं खरीद पाएंगी, और किसानों की फसल जो है बाहर जिन कॉर्पोरेट के लिए वो कह रहे हैं वो लूटने के लिए मजबूर होंगे। शरद पवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया। बीजेपी ने इन पर आरोप लगाए थे कि इन दोनों ने सरकार में रहते हुए उन्हीं सुधारों की पहल की थी जो मोदी सरकार लेकर आई है। दोनों नेताओं ने इससे इनकार किया है। शरद पवार ने कहा है कि वे एपीएमसी में सुधार की बात अब भी करते हैं, लेकिन सरकार के नए कानून में एपीएमसी ही नहीं है।
कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट APMC एक्ट कंटिन्यू होना चाहिए कुछ छोटे सुधार करने के लिए। ये खत मैंने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर आज जो 3 बिल उन्होंने किए, इसमें APMC का नाम भी वहाँ दिखाई देता नहीं, और इसलिए ये डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही साजिश है हम लोगों का नाम लेकर। इसमें कोई ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता नहीं। APMC में तो सरकार ने भी कहा है हम MSP लागू करेंगे, रखेंगे। APMC में तो टैक्स भी लगेगा, मार्केट फीस भी लगेगी, लेकिन और MSP भी लागू होगी, MSP भी सरकार देगी, लेकिन जो इस मार्केट से बाहर है, जो फ्री है, उसमें कोई MSP लागू नहीं होगी। कॉर्पोरेट्स बड़ी बड़ी होर्डिंग करेंगे और वो होर्डिंग करके सप्लाई और डिमांड इसके बेस पे अपनी कीमत बढ़ाते रहेंगे। पंजाब के किसानों को अमीर किसानों के रूप में पेश किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह बिल छोटे और सीमांत किसानों को भी अमीर बनाएगा। क्या पंजाब से आंदोलन में आए किसान बड़े और अमीर ही हैं? 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार पंजाब में 64% किसान छोटे व सीमांत किसान हैं। लेकिन पहले समझना होगा कि छोटे और सीमांत किसान के पास किस आकार की जमीनें होती हैं। सरकार के पैमाने के अनुसार जिन जमीनों का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है उन्हें सीमांत मार्जिनल होल्डिंग कहा जाता है। 1 से 2 हेक्टेयर के आकार की जमीन को छोटी जोत स्मॉल होल्डिंग में रखा जाता है। 2 से 4 हेक्टेयर के आकार की जमीन को सेमी मीडियम यानी अर्ध मध्यम और 4 से 10 हेक्टेयर के आकार की जमीन को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। 10 हेक्टेयर और उससे अधिक के आकार वाली जमीन को लार्ज होल्डिंग यानी बड़ी जोत कहते हैं। अब इस लिहाज से हम सरकार का ही आंकड़ा देखना चाहते हैं। पंजाब में बहुत छोटे आकार की जमीनों की संख्या 1.5 लाख है। छोटे आकार की जोत की जमीनों की संख्या 2 लाख है। सेमी मीडियम यानी अर्ध मध्यम आकार की जोत की संख्या 3 लाख है। मीडियम साइज की जोत की संख्या 3 लाख से कुछ अधिक है। लार्ज होल्डिंग की संख्या मात्र 58,000 है। आज जो दिल्ली में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट में बहुत गरीब किसान है जिनके पास बहुत कम जमीनें हैं और कुछ जमीनें कर्जा चढ़ने के कारण उनसे खो चुकी है और खुदकशियां हो चुकी है परिवारों में। वो किसान बड़ी संख्या में जहां आए हैं और जो हमारे खेतों में मजदूरी करने वाले हमारे खेत मजदूर वो भी हमारे साथ आए हैं, क्योंकि जब सरकारी खरीद खत्म करनी है तो जो उन्होंने जनतक वंड प्रणाली दे राਹੀਂ राशन मिलना सीगा डिपूਆਂ ਤੇ ਉਹ खत्म हो जाना हैगा। इस करके इस प्रोटेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत गरीब किसान ने मजदूर ने बड़ी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आए हुए हैं। तो आपने देखा कि 6.5 लाख जोत ऐसी है जो 4 हेक्टेयर से कम है। मध्यम और बड़ी जोत की जमीनों की संख्या 3.5 लाख से कुछ अधिक ही है, यानी छोटे और मामूली जमीनों वाले किसानों की संख्या उनसे तकरीबन दुगनी है। क्या तब भी पंजाब के किसानों के आंदोलन को अमीर किसानों का आंदोलन कहा जा सकता है? रविश रंजन ने कुछ किसानों से बात की है जिनके पास 5 से 6 एकड़ की जमीन है, यानी वे छोटी जोत वाले किसानों में गिने जाएंगे। मेरा नाम जोगन सिंह है, जिला बठिंडा, तहसील रामपुरा, मेरा गांव बाईरुपा है। ठीक है, हम अपना हक लेना है। हम एक साल में 3 फसलें उगाते हैं, कनक, चावल और मक्की उगा लेते हैं, कोई सब्जी उगा लेता है। ठीक है, हम 3 फसल उगाते हैं, हमारा पूरा ही चलता है। पहले हमारे पास 8 लाख कर्जा था, अब हमने निकाल के हमारे पास 5 लाख रह गया है। हाँ। जमीन कितनी है? जमीन हमारे पास 6 किले हैं, 6 एकड़। हाँ, तो आपका चल जाता है खर्चा कितना? पूरा चलता है आसानी से। हमारे 6 किले हैं, हमारे 6 किलों में 80,000 बचता है 1 साल का। वो हमें घर भी चलाना है। हाँ, हमारा घर भी चलता है, हमारी पढ़ाई का भी होता है, जो हम खाते पीते हैं वो भी होता है, रहने का मेरा भी होता है, घर वालों के खर्चे होते हैं, रिश्तेदारी में जाना होता है वो भी होता है, सब देखना पड़ता है। कुल मिला के थोड़ा ही बचता है। आप जेज कह रहे हैं MSP नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम तो मर जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा? जो हमारा 5 लाख है वो और बढ़ जाएगा, जो हमने कम किया है अभी। सतनाम सिंह जी, गाँव सुखानंद, डिस्ट्रिक्ट मोगा, पंजाब। हमारे पास 6 एकड़ है,
12 लाख का लोन है एक्सिस बैंक जैसे, और प्राइवेट जहाँ आड़ती वगैरह उनका हो जाता है। तो जो हमारी कमाई है, साल की इनकम है, वो तो सभी इंटरेस्ट में चली जाती है, तो हमें बचता कुछ नहीं है। वो जो कुछ लोग कह रहे हैं ये बड़े किसान हैं, जहाँ छोटे किसानों का, ये सभी किसानों का है। जो बड़े किसान हैं उन पर बड़े लोन हैं, तो सभी का इन किसानों की फसलों का इंटरेस्ट ही पूरा है, तो वो कमाई उनको कुछ नहीं होती। और आमदनी कितनी होती है आपके साल में? आमदनी जो हमें आमदनी होती है वो तो हमारी इंटरेस्ट में चली जाती है। अच्छा, जैसे 6 एकड़ की साल में 5 लाख आमदनी होगी, तो इंटरेस्ट कितना बन जाता है ब्याज का। बाकी रेस स्प्रे होती, घर का खर्चा, कपड़ों का, बच्चों की पढ़ाई वगैरह का खर्चा, तो किसान का कुछ नहीं बचता। आपका लोन बढ़ा है कि घटाया है आपने अभी तक की कम आमदनी से? अगर सरकारें सही चलें तो किसान का लोन घट सकता है, तो नहीं तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नाम मेरा सुखदेव सिंह है जी। 6 एकड़ जमीन है हमारे पास, ठीक है, जो 3 लाख सरकार हमारे लोन देती है 1 एकड़ पर। 18 लाख हो गया ना, 18 लाख को ब्याज ला लो 12.5%, ठीक है। वो ब्याज मोड़कर 30-40 हज़ार रुपया हमारे पास बचता है, जो घर का खर्चा भी नहीं चलता। और आमदन कितनी होती है? आमदन होती है जी 60-70 हज़ार एक एकड़ में। सत्तू शेख 42 4,20,000 आमदन होगी। रकम का साल भर की रकम का ब्याज नहीं मोड़ता। अच्छा, गवर्नमेंट कला ब्याज ही हमारे तो लेती है, ब्याज मोड़ देते हैं, रकम वो में खड़ी रहती है। 6 महीने में ब्याज ले लेते हैं, रकम वो में खड़ी रहती है। 6 महीने में गवर्नमेंट नवा पैसा कर लेती है जी, बोलती है भी हमारा एक बार पैसा भर दो फिर चक लो। हम जिम्मेदार एक दूसरे को लेकर भर देते हैं, दोबारा फिर चक लेते हैं। हमारे तो ब्याज वसूल लेती है 6 महीने पर, साल च ब्याज 2 बार देना पड़ता है हमारे को। बेशक पंजाब में बड़ी जोत वाले किसानों की संख्या देश में सबसे अधिक है, हमने ये बात भी बताई थी। इस आंदोलन में वे भी हैं, लेकिन यह आंदोलन सिर्फ उन्हीं का है, यह कहना सही नहीं होगा। बिहार में 4 हेक्टेयर से कम जोत की संख्या 1,62,00,000 है। इसमें से करीब 1.5 करोड़ जोत 1 हेक्टेयर से कम के हैं। 4 हेक्टेयर से बड़ी जोत की संख्या बिहार में 83,000 है। बिहार के ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले हैं। बिहार का जिक्र इस आंदोलन से जुड़ी बहसों में आ जाता है। इन्हीं की भलाई के लिए कानून आया है, क्योंकि सरकार कहती है छोटे किसानों के लिए आया है, लेकिन वहां बिना मंडी सिस्टम में 13 साल से अनाज बेच रहे ये किसान खुश क्यों नहीं हैं? आलू प्याज दुनिया जहान कुछ भी उपजा दे, लेकिन उसका प्राइस मेरे पास में नहीं है। वो बाजार आवेगा, बिचौलिया आवेगा, दलाल आवेगा, उसके प्रति हम लोग बात करेंगे और दलाले रेट लगावेगा। उसी में हम लोग के गुंजाइश पड़े या तो ना पड़े, काहे कि हमारे पास कोई स्टॉक करने का रास्ता भी ना है, जगह भी हम लोग कोई गोदाम बना के ना रखे हुए। हम लोग तो खा पिए भर 2-4-10 बोरा रख लिए बाल बच्चा खिलाने के लिए, बाकी तो मार्केट में देनी है। मूल हम लोग का तो मूल लगा हुआ रहता है, उसमें से तो मान के चलिए मैंने एकड़ में कम से कम 10-20-25 हज़ार रुपया मैंने टूट ही जाता है, बाकी मिल कहाँ पाता है। हम लोग तो घाटे में कारोबार कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं अपना। ना होता है तो उसी कारण ज़मीन भी बिक रहा है, हम लोग के बाप दादा के खरीदा हुआ है, हम लोग बेच रहे हैं इसी के चक्कर में। कृषि विभाग में जो हम सर कर्ज लेते हैं 10,000 20,000, वो भी धान कहता है कि महंगा रेट से लेंगे, बाकी ले नहीं पा रहा है। जाके तो पूछिएगा जो गांव में जो एथी हैं जो कृषि विभाग के बनल, उनसे कहिए कि धान मेरा बेचवा दीजिए, तो कोई धान वहाँ गोदाम खाली नहीं है, धान नहीं बिकेगा। ऐसे अब 1,000-1,200 का धान मांग रहा है अभी क्विंटल में। कुंटल। अच्छा जी सर, तो 1,000-1,200 में मेरा लागत नहीं, खेत के पूंजी नहीं तर रहा है। खेत के पट्टा कम से कम तो 12,000 से 14,000 के बीघा चल रहा है। उधर दिल्ली हरियाणा सीमा पर किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। 7 दिसंबर को हरियाणा के कृषि मंत्री से कुछ किसान नेताओं ने मिलकर कृषि कानूनों के समर्थन का दावा किया था। इसे लेकर किसान नेताओं ने सरकार की आलोचना की और कहा कि फूट डालने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने कहा कि 9 दिसंबर की बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजे जाएंगे, मगर किसान नेताओं का कहना था कि दोपहर तक कुछ नहीं आया। तभी यह खबर आई कि गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ किसान नेताओं को अनौपचारिक मुलाकात के लिए बुलाया है। 13 किसान नेताओं के बुलाए जाने की खबर आई। 9 दिसंबर को छठे दौर की बातचीत होनी है। किसान नेताओं ने जाने से पहले कहा कि वे खुले मन से अमित शाह के घर जा रहे हैं। सरकार को देख लेना चाहिए कि ये केवल किसान का आंदोलन भी नहीं बचा, अब तो पूरा जन समर्थन आज का जो बंद है उसको सुपर बंद कहा जा रहा है।
और कश्मीर से कन्याकुमारी तक का बंद है आज। सभी प्रदेशों में, छोटे बड़े सभी प्रदेशों में इसका अच्छा असर देखने को मिला है, जो खबरें आ रही हैं। तो इससे उनको समझ जाना चाहिए कि अब बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। और फिर हम दोहराते हैं कि हमारी जो मांगे हैं तीनों अध्यादेशों को वापस करवाने की, एमएसपी की गारंटी का कानून बनवाने की, इससे नीचे हमारा कोई फैसला नहीं होगा। उधर पंजाब में क्या हो रहा है? कई गांवों में सन्नाटा है, घरों पर ताले हैं। पंजाब के घरों का हाल समझना चाहिए। एक बेटा सरहद पर है, एक बेटा दिल्ली हरियाणा सरहद पर। महिलाएं भी आंदोलन में हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो महिलाएं नहीं आ सकी हैं, उनका आंदोलन में कम योगदान नहीं है। वे गांव और खेतों को संभाल रही हैं। मोहम्मद गजाली की ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मानसा जिले में 50 साल की गुरजीत कौर और उनकी बहू मनप्रीत कौर इन दिनों अकेले हैं। गुरजीत के पति राम सिंह किसान आंदोलन के लिए दिल्ली गए हुए हैं। पिता अगर आंदोलन में है तो बेटा भारतीय फौज में सरहद पर तैनात है। मेरा बेटा 7 साल से सेना में है और मेरे पति आंदोलन में हिस्सा लेने जाते रहते हैं, इसलिए उनके बिना अकेले रहना कभी चुनौतीपूर्ण नहीं होता। लेकिन जब पुरुष आंदोलन के लिए निकले हुए हैं तो खेतों की जिम्मेदारी अब इन महिलाओं पर आ गई है। की खेती बाड़ी का भी बहुत ज्यादा काम है। परिवार के लोग आंदोलन में हिस्सा लेने गए हैं, इसलिए मुझे ही खेती बाड़ी की देखभाल करनी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर मैं खेतों पर भी जाती हूँ। ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, रद्द करवा के ਛੱਡਾਂਗੇ। वैसे आंदोलन के लिए गए हुए किसानों के परिवारों का ख्याल सामुदायिक स्तर पर रखा जा रहा है। स्थानीय गुरुद्वारों से इस तरह के ऐलान हो रहे हैं और घर घर जाकर लोग देख भी रहे हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਡਕਾਉਂਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। क्योंकि हमारे संगठनों के सदस्य इस समय बाहर हैं, तो हमारे स्वयंसेवक उन सदस्यों के परिवारों की मदद कर रहे हैं। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। और इस आंदोलन के बीच पंजाब के गांव में एक अजब सा पुराना सौहार्द लौट आया है। वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह को लगता है कि ये वही माहौल है जो हरित क्रांति से पहले का था। पंजाब में ये जुनून हमेशा से रहा है। बात चाहे हरित क्रांति की हो या अभी की, खेती किसानी करने वालों ने उस जुनून को हमेशा दिखाया है। People are out there in Delhi, struggling for their very existence. कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से पंजाब और किसानों ने बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन एक सीख जिसका असर अब पंजाब में दिखने लग रहा है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपसी सौहार्द पिछले कई दशकों से कम हुआ था, वो कहीं ना कहीं दोबारा से बढ़ गया है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। गनीमत है कि पेट्रोल के दाम को लेकर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है। कभी पेट्रोल और डीजल के दाम भी आंदोलन के विषय हुआ करते थे। अब 90 रुपए प्रति लीटर से अधिक पर पेट्रोल बिक रहा है। यह विषय अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। इसके पहले भी मोदी सरकार के दौरान जनता 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीद चुकी है। विपक्ष इंतजार ही करता रह गया कि जनता अब नाराज होगी। जनता ने पेट्रोल के दामों को नाराज होने के बकेट लिस्ट से निकाल दिया है। ब्रेक के बाद एक और आंदोलन की बात करेंगे। आज बड़ी संख्या में एमबीबीएस डॉक्टरों ने देश भर में केंद्र सरकार के एक फैसले का विरोध किया है। एलोपैथी आपने सुना है, नेचुरोपैथी भी सुना होगा, मिक्सोपैथी आपने नहीं सुना होगा। मेडिकल साइंस में इस ब्रांच का जन्म शायद इसी साल हुआ है। दुनिया जब वैक्सीन बनाने में लगी थी, भारत मिक्सोपैथी की खोज में लगा था। खोज भी लिया, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पसंद नहीं आया। यह शब्द भी उन्हीं का है और इस खोज के खिलाफ आज आईएमए ने अपनी 1745 शाखाओं में प्रदर्शन किया है। मिक्सोपैथी का मतलब है कि आयुर्वेद के डॉक्टर भी ऑपरेशन कर सकेंगे। एमबीबीएस डॉक्टरों ने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ 10,000 स्थानों पर प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में आईएमए के 3.5 लाख सदस्यों ने हिस्सा लिया है। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र भी इसमें शामिल हुए हैं।
दावा किया गया है कि सभी मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है। आईएमए ने मांग की है कि केंद्र सरकार अपना ये फैसला वापस ले। आज हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आयुष की एक अपनी आइडेंटिटी है, मॉडर्न मेडिसिन की एक अपनी आइडेंटिटी है। आयुष पहले जिस प्रकार से अभी हम जो मॉडर्न सर्जिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एवोल्यूशन के बाद हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो आज हम वापस उस जगह क्यों जाना चाह रहे हैं? और इससे हमारा किसी का लॉस नहीं है, आम आदमी का नुकसान है, उनकी जो जान है वो खतरे में है। ये जो सरकार ने CCIM ने ये जो अपना एक मेमोरेंडम दिया जिसमें ये कहा कि हम उनको 58 डिफरेंट काइंड ऑफ सर्जरीज भी करने देंगे जो कि उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, जो पार्ट मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का है। तो प्लीज हमारी सबसे गवर्नमेंट से CCIM से उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो जो मॉडर्न सिस्टम का पार्ट है वो मॉडर्न सिस्टम में रहने दें, जो होम्योपैथिक का पार्ट है उसको होम्योपैथिक में रहने दें, जो आयुर्वेदिक का पार्ट है उसको आयुर्वेदिक में रहने दें।